तो इंपॉर्टेंट है बेटा आज का लेक्चर, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कंजुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी जो है वो आज अपन पढ़ेंगे। पर पहले इसको अपन छोटा सा पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। बेटा बात बंद कर दो, अब इधर देखो, बात बंद कर दो। तो हम लवण के प्रकार पढ़ रहे थे। सबसे पहला क्या था बेटा? साधारण लवण, जिसमें एक भी H प्लस या OH माइनस निकलने योग्य नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? साधारण लवण। जिसमें एक भी रिप्लेसेबल H प्लस है, निकलने योग्य H प्लस है तो अम्लीय, अगर निकलने योग्य OH माइनस है तो क्षारीय। जो दो साधारण लवण से मिलकर बन रहा है, दो सिंपल सॉल्ट से मिलकर बन रहा है, उसको हमने क्या बोला था? द्विक लवण। पांचवा और लिखो, दो और है, पांचवा लिखो जटिल लवण। जटिल लवण, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोल सकते हैं। जटिल लवण। जटिल लवण जिसको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोलते हैं। जैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो चैप्टर, है ना, उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं, मैंने लिखा K4FeCN होल 6, ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा पूछेगा कि चार ऑप्शंस में से बताओ कौन सा एक जटिल लवण होगा, कौन सा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। सबसे इजी इसको पता करना है। जिसका स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रखा होगा वो कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ऐसे जो ब्रैकेट है, ठीक है। जब भी ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? ये बाहर वाला पार्ट अलग हो जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर आवेश क्या आएगा बेटा? -4। ये +4 है तो ये क्या होगा? -4। तो जटिल लवण क्या होते हैं? जिनके टूटने से हमें जटिल आयन मिले, बस इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी तरह से एक और, ये हो गया पांचवा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसको लिख लो एक बार, इसका एग्जाम्पल लिख लो। जटिल लवण क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? जिसके टूटने से जटिल आयन आपको मिले, कॉम्प्लेक्स आयन मिले। लिख लिया बेटा? 6th लिखो, मिश्रित लवण। मिश्रित लवण, मिश्रित लवण, इसके लिए लिखो ब्रैकेट में मिक्स्ड सॉल्ट। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट, मिश्रित लवण, या फिर और क्या बोलते हैं हम इसको? मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा बेटा, मैंने लिखा K2SO4, तो K2SO4 कैसे टूटेगा? 2K प्लस प्लस SO4 -2, इस तरह से टूटेगा। बताओ इसके टूटने पर कितने आयन मिले, कितने धनायन मिले? इनके टाइप क्या है? ये टाइप ऑफ कैटायन कितने हैं? एक है या दो है? टाइप मतलब अलग अलग है कि एक जैसे है? अगर एक जैसे है मतलब टाइप एक है इनका, ठीक है। और अगर अलग अलग होते मतलब K प्लस और एक और अलग कुछ होता तो क्या होता? अलग अलग टाइप होते, ठीक है। तो मिक्स सॉल्ट क्या होते हैं? मिक्स सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनके टूटने से अलग अलग टाइप के या तो धनायन मिले या फिर ऋणायन। जैसे अगर मान लो कि मैं इस सॉल्ट को देखूं, तो देखो यहां पर 3 एलिमेंट में से सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणता वाला कौन है? सल्फर। किसी भी कंपाउंड में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उसके मिनिमम चार्ज में होता है। तो बताओ सल्फर का मिनिमम चार्ज क्या होता है? -2। तो बताओ इस पर -2 है तो इन दोनों की वजह से +2, तो सोडियम की वजह से +1, पोटेशियम की वजह से भी +1। तो अगर ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? Na+ अलग होगा, K+ अलग होगा और S-2 अलग होगा। अब आप इस एग्जांपल को इससे कंपेयर करो, यहां पर टाइप ऑफ कैटायन कितने हैं? एक, मगर यहां टाइप ऑफ कैटायन कितने हैं? दो। तो मिश्रित लवण अपन उन लवण को बोलते हैं जिसके टूटने से एक से ज्यादा टाइप के या तो कैटायन मिले या फिर एनायन, या तो धनायन मिले या फिर ऋणायन। जैसे यहां पर एक से ज्यादा टाइप के धनायन है, कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। एक और एग्जांपल अगर मैं लिखूं, मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे टूटता है बेटा? ये ऐसे टूटता है, ये एक्चुअल में ऐसा होता है, ये OCl अलग होता है, Cl अलग होता है, ठीक है। और जब ये टूटता है तो ऐसे टूटता ही है, Ca पर चार्ज +2, OCl माइनस अलग और Cl माइनस अलग, ठीक है। तो मुझे बताओ इसके टूटने से कितने टाइप के एनायन मिले? 2। तो हमें टाइप देखना है, नंबर नहीं देखना है। नंबर तो एक जैसे भी हो सकते हैं, है ना। नंबर तो टाइप एक जैसा भी हो सकता है, मगर टाइप हमें क्या देखना है? अलग अलग होने चाहिए। समझ में आ गई बात? तो क्या होते हैं मिश्रित लवण? ऐसे लवण जिसके टूटने से एक से ज्यादा टाइप के या तो धनायन मिले या फिर ऋणायन मिले। ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो। 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? जैसे ये NaKS हो गया, सोडियम पोटेशियम सल्फाइड, और एक क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रेडॉक्स में भी आता है ये एग्जाम्पल। वहां पर यह पूछा जाता है कि क्लोरीन की 2 ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन सी होती है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में। तो जब हम यहां पर कैलकुलेशन करते हैं तो क्लोरीन +1 और -1 में आता है। लिख लिया बेटा? इसके बाद हेडिंग लिखो आप, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। इसको और हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी। कंजुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, कंजुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी। लिख लिया? इस पर स्टार लगाओ। इससे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं वो भी अपन देखेंगे। दूसरी बात, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आपको अगर करने बफर के, हाइड्रोलिसिस के, किसी भी टॉपिक के, उसके लिए कंसेप्ट यहां से आपको सीखने को मिलेगा। आयनिक में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो फॉर्मूला बेस्ड कि सीधे फॉर्मूला पता है, अपन ने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, या फिर थोड़ा सा जिसमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था। जिसको आयनिक टफ लगता है तो जनरली वो रटे हुए हैं फिर आयनिक को, वो सोचते हैं कि सर फॉर्मूला याद होना चाहिए तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया तो फिर उनसे सॉल्व नहीं होता, इसका मतलब उन्होंने सीखा नहीं, उसने रटा है। तो यहां से सीखने को मिलता है काफी कुछ, इसको अपन समझते हैं, ठीक है। तो एक एक करके अपन सीखेंगे कि ये कंजुगेट मतलब संयुग्मी हो गया, अम्ल क्षार युग्म, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैंने लिखा बेटा HCl टूटा H+ और Cl-। हमें पूरा नाम समझना है, इस पूरे नाम का मतलब क्या है। उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि संयुग्मी युग्म का मतलब क्या होगा, कंजुगेट पेयर का मतलब क्या होगा। सबसे पहले अपन वो समझते हैं। कंजुगेट पेयर या संयुग्मी युग्म का मतलब होता है कि ऐसा युग्म, ऐसा पेयर, देखो यहां पर टोटल 3 पार्टिकल है आपके सामने, 1 2 3, 3 में से हमें पेयर सेलेक्ट करना है, युग्म सेलेक्ट करना है। उस युग्म को हम संयुग्मी युग्म बोलने वाले हैं। किस युग्म को, किस पेयर को हम संयुग्मी युग्म बोलेंगे? ऐसा पेयर जिसमें 1 H+ का अंतर हो। कितने का? 1 H+ का अंतर हो। अगर मैं इस HCl को Cl- से कंपेयर करूंगा तो देखो अंतर यहां पर देखोगे तो कितने H+ का है? 1 H+ का। या फिर सीधे शब्दों में अगर अपन बोले तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 3 पार्टिकल्स में से ऐसे 2 पार्टिकल सेलेक्ट करो जिसमें H+ या फिर OH- नहीं हो। क्या बोला मैंने? H+ या फिर OH- नहीं हो, तो नहीं होने चाहिए। इसको हटाने के बाद जो 2 बचेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कंजुगेट पेयर। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, फिर से आप सोचो कंजुगेट पेयर क्या होना चाहिए। ये मैंने लिखा बेटा H+ और Cn-। अब सोचो क्या होगा कंजुगेट पेयर? HCN और Cn-, यानी कि H+ हटाने के बाद जो बचेगा उन 2 पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? कंजुगेट पेयर। यहां तक समझ में आ गया? इस कंजुगेट पेयर में एक एसिड की तरह काम करने वाला है और दूसरा बेस की तरह। बेटा एसिड और बेस की जो अभी थ्योरी आपको पता है वो क्या पता है? कि H+ देने वाला एसिड होता है
और OH माइनस देने वाला बेस होता है। मगर एसिड और बेस की और भी अलग अलग थ्योरीज होती हैं, हर साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से अलग अलग थ्योरी दी थी। ये जो थ्योरी अपने को पता है अरेनियस की है, क्योंकि अरेनियस कहता था कि जलीय विलयन के अंदर H प्लस देने वाला एसिड होता है, OH माइनस देने वाला बेस होता है। वरना ऐसी भी थ्योरी होती है, ब्रॉन्स्टेड की भी होती है, ल्यूइस की भी होती है, कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से भी एसिड बेस को बताता है। ऐसे 7-8 थ्योरीज होती है वैसे तो एसिड बेस की, मगर फिजिकल केमिस्ट्री में 3 थ्योरी अपन पढ़ते हैं। किस किस की? अरेनियस की, ब्रॉन्स्टेड की और ल्यूइस की। जैसे एक थ्योरी क्या होती है, H प्लस देने वाला एसिड, तो बताओ H प्लस लेने वाला। तो अगर कहीं पर मैं बेस लिख रहा हूं तो बेस का मतलब ये मत सोचना सर इसमें OH माइनस तो था ही नहीं, हो सकता है हमने उसको बेस इसलिए बोला हो कि उसने H प्लस लिया हो। समझ में आ गई बात? तो ऐसे आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ अपन H प्लस OH माइनस के हिसाब से सोच रहे हैं, एसिड बेस अगर हम यहां पर लिखेंगे तो हो सकता है किसी ने H प्लस दिया हो, किसी ने H प्लस लिया हो। समझ में आ गई बात? तो यहां पर मुझे बताओ इस HCl ने किसकी तरह काम किया, एसिड की तरह या बेस की तरह? इसने क्या किया, H प्लस दिया कि लिया? तो किसके तरह काम किया? एसिड की तरह। तो ये मैं लिख देता हूं एसिड की तरह। तो मुझे बताओ कि इसका पेयर जो है, कंजुगेट जो है, संयुग्मी जो है, इसने H प्लस दिया कि लिया? भाई है ही नहीं तो देगा कहां से? तो देगा कि लेगा? और अगर H प्लस लेगा तो एसिड या बेस? बेस। तो यहां पर अगर ये एसिड है तो ये क्या है? बेस। तो इसकी थ्योरी को वापस से समझो, कंजुगेट जो पेयर होता है उसमें से एक अगर एसिड की तरह काम करता है तो दूसरा बेस की तरह काम करता है। तो ये है नाम कंजुगेट एसिड बेस पेयर। समझ में आ गई बात? फिर से सोचो बेटा यहां पर। अब मुझे बताओ यहां पर HCN ने किसकी तरह काम किया, एसिड या बेस? तो बताओ CN माइनस H प्लस देगा कि लेगा? और H प्लस लेगा तो किसकी तरह? यहां तक समझ में आ गया? यानी कंजुगेट पेयर के अंदर हमें समझ में आ रहा है कि एक एसिड है तो दूसरा बेस है। अब इन्हीं के अंदर एक स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है तो दूसरा वीक की तरह, एक प्रबल की तरह काम करता है तो दूसरा दुर्बल की तरह। अब कौन प्रबल होगा कौन दुर्बल होगा उसके पहले अपन सीखते हैं कि रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव आयन क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, जैसे एक टॉपिक है आपके इस आयनिक का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जिसको हम बोलते हैं लवण जल अपघटन, याद आ रहा है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, लवण जल अपघटन। कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है? हाथ ऊपर करो। कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है? लवण जल अपघटन, हाथ ऊपर करो। डिस्कस नहीं करना है, जिसको पता है हाथ ऊपर करो। लवण का, लवण का जल होगा, लवण का जल अपघटन, तो हो गया लवण जल अपघटन। और कौन बताएगा? लवण जल अपघटन बेटा, और किसी को कुछ आइडिया है? इधर से गर्ल्स डिपार्टमेंट, तुम भी बोला करो कुछ, तुम भी हो क्लास में। इधर से कोई बताएगा? हाँ बेटा अर्जुन। और कौन बताएगा? लवण जल अपघटन, किसी को आइडिया नहीं है? हाँ बेटा, इधर देखो बेटा, सुनो ध्यान से। लवण जल अपघटन, जैसे अगर इस इंग्लिश वर्ड से अगर अपन देखें तो लिसिस का मतलब होता है टूटना, हाइड्रो मतलब पानी, और सॉल्ट मतलब लवण। यहां से क्या समझ में आ रहा है कि सॉल्ट को जब पानी में डालोगे तो सॉल्ट का पानी में जाने के बाद क्या होना चाहिए? टूटना चाहिए। यानी कि सॉल्ट का पानी में जाके टूटना, ऐसा लग रहा है कि ये क्या होता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या फिर लवण जल अपघटन, पर एक्चुअल में ये नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है? ये तो अधूरी कहानी है, ठीक है? होना क्या चाहिए, आप इमेजिन करो, आपके पास पहले सिर्फ पानी था, पानी को सबसे अच्छा तोड़ना लगता है। आपने जैसे उसमें सॉल्ट डाला, लवण डाला, एसिड डालो, बेस डालो, जैसे उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट आता है, वैद्युत अपघटन आता है, तो उसको तोड़ना अच्छा लगता है। सॉल्ट आएगा, पानी पूरा पूरा तोड़ेगा। सॉल्ट पानी में जाके टूटा, आयंस में टूटा। अगर जो भी आयंस आपको मिल रहे हैं, धन आयन, ऋण आयन या फिर दोनों आयन, अब अगर पानी के साथ वो रिएक्ट किए हैं तब जाके हाइड्रोलिसिस हुआ है। अगर आयंस में टूटने के बाद अगर रिएक्ट नहीं किए हैं तो फिर हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ है। यानी कि हाइड्रोलिसिस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पानी में जाके टूट जाए, इस हिसाब से तो हर सॉल्ट पानी में जाके टूटेगा।
मगर वही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करता है जिसके टूटने से जो आयंस आपको मिले हैं अगर वो पानी के साथ रिएक्ट करे, क्रिया करे। समझ में आ गई बात? अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको एक लवण दिया बेटा NH4Cl, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा, या नीट में ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास कि अमोनियम क्लोराइड का जब जल अपघटन हुआ तो वो जल अपघटन किस आयन की वजह से होगा? 4 ऑप्शंस आपको मिल गए, H+, OH-, NH4+, और एक मिल गया आपको बेटा Cl-। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है, फिर सुनो। क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड के जल अपघटन होने के बाद में वो अपघटन किस आयन की वजह से होगा? तो आप पहले तो ये सोचो, अपघटन का मतलब क्या होगा कि पानी के साथ रिएक्ट करना। तो बेटा अपघटन उसी आयंस की वजह से तो होगा ना जो रिएक्टिव होगा। अगर आयन रिएक्टिव ही नहीं होगा तो रिएक्ट कैसे करेगा? यानी कि आप ये आंसर तब कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि कौन सा आयन रिएक्टिव होता है और कौन सा आयन नॉन रिएक्टिव होता है। समझ में आ गई बात? तो यही आपको इस टॉपिक से भी सीखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात? यानी कि आपको अगर हाइड्रोलिसिस पढ़ना है तो उसका बेस थोड़ा सा यहां से भी बनने वाला है। तो यहां अपन इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के पहले मैं आपको सिखाता हूं कि ये रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव आयन पता करना कैसे, कौन सा आयन रिएक्टिव होगा, कौन सा आयन नॉन रिएक्टिव होगा। ठीक है, इसको समझते हैं अपन। तो पहले अब अपन डिस्कस कर रहे हैं रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव आयन। रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव आयन। अब देखो 10-15 मिनट की कहानी है, रटवा दो या फील करवाऊं? नहीं, रटवाना है, सिखाना है। तो देखो ऐसा नहीं है कि ये कहीं ना कहीं किताबों में लिखा हुआ होता है। ये मेरे हिसाब से अलग से चालू कर रहा हूं मैं, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव, क्योंकि मुझे पता है जरूरी है। कहीं स्टूडेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव आयन क्या होता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोलिसिस पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व होता है, मगर उससे सॉल्व होते जो रटता है। और थोड़ा सा भी अगर मान लो क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, जैसे मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, मैंने दिया अगर मान लो कि आपके पास CH3COONA है, ठीक है, और HCl है, ये 0.1 मोल है, ये 0.1 मोल है, और मैंने आपसे पीएच पूछ लिया कि बताओ इस विलयन का पीएच क्या होगा। अब बताओ कैसे करोगे आंसर, कैसे करोगे आंसर बताओ? ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? ये ऑस्टवर्ल्ड का क्वेश्चन है, ये ऑस्टवर्ल्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये ऑस्टवर्ल्ड का कैसे है, तो उसके लिए पहले आपको रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव समझ में आना चाहिए, तब तो आपको फील आएगा कि अच्छा ये वाला इस टॉपिक का है। लगे नहीं रही ऑस्टवर्ल्ड का है ना, मगर एक्चुअल में ऑस्टवर्ल्ड का है। कैसे? क्योंकि Na+ नॉन रिएक्टिव होता है, Cl- भी नॉन रिएक्टिव होता है। तो यहां से मिलेंगे एसिटेट, यहां से मिलेगा H+, और एसिटेट और H+ मिलके, एसिटेट और H+ मिलके क्या बनाते हैं बेटा? एसिटिक बनाते हैं। समझ में आ गई बात? तो देखो सिर्फ और सिर्फ एसिटिक अम्ल है आपके पास, Na+ तो है, Cl- तो है, मगर वो नॉन रिएक्टिव है, वो कुछ कर ही नहीं रहे। इधर ध्यान दो। समझ में आ गई बात? तो हमें क्या सीखना बेटा? हमें सीखना है कि रिएक्टिव आयन कौन सा होगा और नॉन रिएक्टिव आयन कौन सा होगा, क्रियाकारी कौन सा होगा और अक्रियाकारी कौन सा होगा। इसको समझते हैं अपन, अलग अलग तरीके से समझाऊंगा इसको। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे जल की। बेटा जल कैसे वियोजित होता है, देखो एक बार, ये टूटेगा बेटा H+ और OH- में। हमने इसका अल्फा डिस्कस किया था। अल्फा इसका कितना होता है बेटा? 1.8 इंटू 10⁻⁷% होता है। आप देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में, रासायनिक साम्य में जो अल्फा हमने पढ़ा था वो यहाँ तो 10% था, 20%, 50% ऐसे थे ना। ये अल्फा कितना कम है आप नोटिस करो। इसका मतलब मुझे बताओ ये जल ज्यादा टूटा या कम टूटा? ये बहुत कम टूट रहा है। अगर ये बहुत कम टूट रहा है, इसका मतलब इस जल को टूटना पसंद नहीं है। और अगर गलती से तोड़ भी दोगे तो तोड़ने पर इस H+OH- की टेंडेंसी होगी कि ये कंबाइन होके क्या बना ले? H2O बना ले। तो पहली चीज तो रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव का मतलब होता क्या है, पहले ये समझते हैं। रिएक्टिव का मतलब है जिसकी किसी के साथ जुड़ने की टेंडेंसी है, और नॉन रिएक्टिव का मतलब है जिसके किसी के साथ जुड़ने की टेंडेंसी नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मुझे ये बताओ, अगर मैंने आपको बोला 0.1 मोलर NaCl का पीएच क्या होगा? 0.1 मोलर NaCl का पीएच क्या होगा? 0.1 मोलर NaCl का पीएच क्या होगा? एक। अच्छा मुझे बताओ 0.01 मोलर BaCl2 का पीएच क्या होगा? 7 होगा, 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा? क्या होगा? अब कईयों को आइडिया नहीं लग रहा
है ना। तो इसके लिए आपको रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव का कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो अपन यहां पर सीखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, मैं सबसे पहले जल की बात कर रहा हूं। जल जो है कम टूट रहा है, इसका मतलब इसको टूटना पसंद नहीं है, कंबाइन फॉर्म में रहना पसंद है। कोई भी चीज जितनी कम टूट रही है मतलब उसको टूटना उतना कम पसंद है, और अगर गलती से तोड़ दोगे तो उसके कंबाइन होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो मुझे बताओ कि H प्लस OH माइनस आपस में रिएक्ट होना चाहते हैं ना, और अगर रिएक्ट होना चाहते हैं तो मुझे बताओ रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव। यानी कि आगे से गलती से डाउट मत करना, कहीं पर भी H प्लस नजर आ जाए, कहीं पर भी OH माइनस नजर आ जाए, इसका मतलब वो क्या होगा, रिएक्टिव होगा, चाहे कहीं से भी आए, चाहे जल से आए, चाहे HCl से आए, चाहे NaOH से आए। समझ में आया क्या। H प्लस OH माइनस हमेशा क्या होंगे, भाई बोलो। अब आते हैं अपन इधर एग्जाम्पल पर। अब मुझे बताओ बेटा, किस H चल HCl बनाते हैं, मगर Cl माइनस कैसा था, नॉन रिएक्टिव था। मतलब ये तो दोस्ती करना चाहता था मगर ये दोस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये कैसा था, नॉन रिएक्टिव था, इसीलिए वापस HCl नहीं बन पाया। समझ में आ रही है बात। तो मुझे बताओ Cl माइनस रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव है। इसी तरह से मुझे बताओ कि H प्लस क्या था, अब ये वापस से HCN बना रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि Cn माइनस भी क्या था, रिएक्टिव था, इसीलिए वापस से क्या बना लिए, HCN। कुछ समझ में आ रहा है क्या। अगर इसी तरह से मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बात करता मान लो NaOH की, NaOH कैसे टूटेगा बेटा, Na प्लस और OH माइनस। अब मुझे बताओ OH माइनस रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव, OH माइनस रिएक्टिव है। तो मुझे बताओ बेटा, इसका अल्फा 100% होता है ना, 100% मतलब पूरा पूरा टूट गया, मतलब टूटना पसंद है, गलती से अगर तोड़ दिया तो अगर OH माइनस चाहेगा भी कि Na प्लस के साथ कंबाइन हो जाए, तो Na प्लस उसके साथ कंबाइन होना नहीं चाहता।
और एग्जांपल लेके बताओ। चलो अब दूसरे तरीके से समझो। देखो सिखा तो वैसे ही दूंगा मैं आपको। जैसे मान लो एक हॉस्टल है, हॉस्टल के किसी कमरे के अंदर एक स्टूडेंट है जो, लेट सपोज वो है Cl माइनस, ठीक है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट नाम सुना है आपने? इंट्रोवर्ट मतलब होता है जो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, खुद में रहना पसंद करता है, ठीक है। कम चंचल होते हैं, बात करना पसंद नहीं करते। एक्सट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बात करना पसंद करते हैं, जिनके दोस्त जल्दी बन जाते हैं, ठीक है, जिसको पूरी दुनिया से मतलब होता है, ऐसे कह सकते हो थोड़ा सा। मान लो Cl माइनस जो है एक रूम में पहले एक स्टूडेंट था, ठीक है। अब उसका नेचर कैसा था? ये इंट्रोवर्ट था नेचर में, मतलब ये किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। इसका नेचर कैसा था? क्लास चुपचाप से अटेंड की अपने हिसाब से, ज्यादा फालतू किसी से बात नहीं की। हॉस्टल गए, खाना खाया अपने हिसाब से, खाना खा के रूम पर गए, मैस में भी कोई किसी से बात नहीं करी, रूम पर जाके चुपचाप से पढ़ना शुरू कर दिया, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का काम है, ठीक है। यानी ये कैसा है? नॉन रिएक्टिव है। कैसा है बेटा? नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। अब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए इसको कोटा के अंदर, इसको उसके फ्लोर पे कोई नहीं जानता, उसकी क्लास में कोई नहीं जानता, इसको सिर्फ मतलब है अपने आप से चुपचाप आके बैठ के अपने हिसाब से पढ़ाई चालू कर देता है। अब इसी का विपरीत 1-2 महीने बाद में कोई एक फेज स्टार्ट हुआ और दूसरा कोई स्टूडेंट इसका रूममेट बना, वो आया बाद में, मान लो H+, ये बिल्कुल अपोजिट नेचर का है इसके, इसको पूरी दुनिया से मतलब है। इसको जो 2 महीने में कुछ नहीं पता था कि कोटा में घूमने का क्या क्या है, इसने सबसे पहले ये सर्च मारा कि कोटा में घूमने का क्या क्या है। आते 3 दिन 4 दिन में तो इसके सब दोस्त बन गए, इसके फ्लोर के सब इसको जानने वाले, सब जानने लग गए, हॉस्टल में सब जानने लग गए, क्लास में टीचर सब जानने लग गए। अब ये बात करना ज्यादा पसंद है इसको। अब क्या होगा कि दोनों रूम के अंदर है, अब ये थोड़ा सा मान लो बेड पर ऐसे बैठे बैठे, ये बेंच पर इसके बैठा हुआ है, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है ना, और ये इससे बात करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे गांव में हमारे पास इतने बीघा खेत हैं हमारे पास 2-2 फॉर्च्यूनर है, हमारे पास ये है वो है ना, इसकी कहानियां सुना रहा है ये। अब एक्चुअल में क्या है कि ये सिर्फ पढ़ रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि सच में उसको समझ में आ रहा होगा। ये तो लग रहा है कि यार ये पढ़ता बहुत है, मगर सिर्फ ज्यादा पढ़ने से नंबर नहीं आते, है ना। जब पढ़ रहे तो मन लगा के पढ़ो, बिना टेंशन के पढ़ो, तब जाके नंबर आएंगे। अब उसको क्या पता कि कैसे पढ़ रहा है, इसको लगना नंबर कम आ रहे हैं और पढ़ना चाहिए, और पढ़ता है और नंबर कम हो जाता है। होता है कई बार ऐसा। तो उसका कारण क्या होता है? तुम एकदम स्ट्रेस में पढ़ रहे हो, रिलैक्स होकर पढ़ना चाहिए। तो अब क्या हुआ कि 2 घंटे से एक पेज खोल के बैठा था, गलती से जिस टाइम पर उसको समझ में आने लगता है उतने में इसकी कहानियां चालू करता था, मेरे गांव में इतने बीघा खेत। 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक तो ये इसको थोड़ा सा एंटरटेन करेगा, सुनेगा इसकी बात, हाँ भाई तू सुना तेरी बात, तू बता। अब 4 दिन 5 दिन धीरे धीरे इरिटेट होगा कि नहीं होगा? इरिटेट होगा, और ये भी इरिटेट होगा कि यार कितना बोर रूममेट है, बात ही नहीं करता, मैं बोले जाता हूँ। अब ऐसी कहानी एक रूम में और चल रही थी। उस रूम के अंदर पहले से जो था वो Na+ था, और जो बाद में आया वो कौन आया? OH-। बिल्कुल वैसी कहानी की पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये डिस्टर्ब करता है बीच बीच में, है ना। अब क्या हुआ, किसी एक दिन, ये सेम हॉस्टल की कहानी है, अब किसी एक दिन हॉस्टल का जो ओनर था, मान लो कि उसकी एनिवर्सरी थी, मान लो उसकी बर्थडे थी, कुछ भी थी, तो उसने क्या किया, उसने वार्डन को बोला कि हर रूम में गेट नॉक करके हर स्टूडेंट को नीचे इकट्ठा कर लो, नीचे बढ़िया पार्टी, डीजे वीजे चलाएंगे, बढ़िया खाना देंगे बच्चों को, पार्टी करेंगे। अब सब भाई नीचे आगे इकट्ठे हो गए, है ना, हॉल के अंदर कुर्सियां लगी हुई हैं और फ्लोर भी है, डीजे वगैरह भी लगा हुआ है। तो अब यहां पर क्या होने वाला है कि यहां से HCl और यहां से NOH जब नीचे आएंगे तो Cl- और Na+ तो कुर्सी पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि इनको ज्यादा किसी से मतलब ही नहीं है। मगर H+OH- क्या करेंगे, अपने हिसाब से जैसे गाने चालू होंगे वैसे नाचना चालू कर देंगे, अपने हिसाब से गाना जो भी उनको पसंद होगा, लिपस्टिक और ये और वो जो भी है ना। अब मुझे बताओ बेटा कि H+ और OH- की तो बढ़िया बनेगी ना, और इनकी इच्छा क्या होगी कि यार काश अपन दोनों रूममेट होते, जाने का बोर रूममेट फंस गए। पर मुझे बताओ क्या Na+ और Cl- की बनेगी? भाई उनको तो पहले भी किसी से मतलब नहीं है, और इनको अभी भी किसी से मतलब नहीं है। यानी कि Na+ और Cl- बस कुर्सी पकड़ के देखते रहेंगे कि हाँ भाई क्या चल रहा है, ठीक है तू आया था मेरे साथ, जा किसी और के साथ रहे, ऐसे ही ऐसे मतलब बस चलता रहेगा। यानी किसकी तरह काम करेंगे? दर्शक की तरह। किसकी तरह काम करेंगे? दर्शक। तो ये Na+ क्या है? दर्शक आयन है, और Cl- भी क्या है? दर्शक आयन है।
समझ में आ गई बात? दर्शक क्या करता है? जो सिर्फ देखने का काम करता है, यानी कि नॉन रिएक्टिव है। क्या है बेटा? ये नॉन रिएक्टिव। पर मुझे बताओ H प्लस OH माइनस क्या है? रिएक्टिव है, तभी तो आपस में रिएक्ट कर रहा है और H2O बना रहा है। यस और नो? तो अब देखो यहां से, अब जरूरी थोड़ी हर कमरे में ऐसी कहानी चल रही हो सकता है HCN जैसे हो रूममेट, H प्लस CN माइनस, जिनकी दोस्ती बहुत ही बढ़िया हो गई हो, तो अगर साथ ही में आएंगे तो H प्लस CN माइनस अलग ही आपस में एंजॉय कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, दोस्त इनके बढ़िया है। यस और नो? अब मैं क्या कह रहा हूं, अब 3 पॉइंट बोल रहा हूं, इसमें सारी कहानी इंक्लूड हो रही है। 3 पॉइंट में रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव सुन लो ध्यान से। पहला पॉइंट, H प्लस और OH माइनस हमेशा रिएक्टिव होंगे। क्या ये समझ में आया? दूसरा पॉइंट, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार से आने वाले आयन H प्लस या OH माइनस के अतिरिक्त रिएक्टिव होंगे या नॉन रिएक्टिव? नॉन रिएक्टिव होंगे। समझ में आया? तीसरा पॉइंट, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार से आने वाले आयन रिएक्टिव होंगे। देख लो ना, दुर्बल अम्ल वाला आयन कैसा था? रिएक्टिव था कि नॉन रिएक्टिव? रिएक्टिव था। जबकि प्रबल अम्ल से या प्रबल क्षार से आने वाला आयन H प्लस OH माइनस के अलावा क्या थे? नॉन रिएक्टिव था। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 3 पॉइंट फिर सुनो। H प्लस OH माइनस हमेशा रिएक्टिव, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार से आने वाले आयन H प्लस या OH माइनस के अतिरिक्त क्या होंगे? नॉन रिएक्टिव। और दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार से आने वाले आयन क्या होंगे? रिएक्टिव। कुछ आया क्या समझ? कुछ आया क्या समझ? अब मैं आयन दे रहा हूं आपको बताना है कि वो रिएक्टिव होगा कि नॉन रिएक्टिव। बता दोगे क्या बेटा? अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैंने लिखा NH4 प्लस, मैंने लिखा NH4 प्लस, तो रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव आपको कैसे सोचना? आपको पहले इसका एसिड या बेस सोचना है। तो बताओ ये एसिड से आया कि बेस से? किससे आया? बेस से। तो बताओ बेस क्या होगा? NH4OH। दुर्बल या प्रबल? तो बताओ रिएक्टिव के नॉन रिएक्टिव? रिएक्टिव। आया क्या समझ? अब मुझे बताओ, अगर मैंने आपको एक लवण दिया, मैंने दिया बेटा NH4Cl, ठीक है, ये लवण है, इसको पानी में डाला, पानी में डालने के बाद कैसे टूटेगा वो आपको समझ में आ ही रहा है। तो मुझे बताओ, अगर अपघटन होगा यानी कि पानी के साथ रिएक्शन होगा, तो कौन सा आयन रिएक्ट करेगा? NH4 प्लस या Cl माइनस? तो बस ये आंसर आ गया। नीट में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोलिसिस किसकी वजह से हुआ, अपघटन किसकी वजह से हुआ, तो NH4 प्लस की वजह से। इसी तरह से मुझे बताओ, अगर AlCl3 अगर है हमारे पास लवण, तो बताओ अपघटन होगा कि नहीं होगा? बताओ पहले तो टूटेगा तो कैसे टूटेगा? Al प्लस 3 अलग और Cl माइनस अलग। तो बताओ Cl माइनस रिएक्टिव के नॉन रिएक्टिव? Al प्लस 3 किससे आया है? AlOH होल थ्राइस से। प्रबल है कि दुर्बल है? दुर्बल है। तो बताओ रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव? रिएक्टिव। तो अपघटन होगा कि नहीं होगा? किस आयन की वजह से? Al प्लस 3 की वजह से। कुछ आया क्या समझ? आया कि नहीं आया? अच्छा मुझे बताओ, Na प्लस रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है? क्या है? नॉन रिएक्टिव। Cl माइनस? अब मुझे बताओ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बेटा 0.1 मोलर NaCl का पीएच बताओ। अब इसके अंदर सोचो, पहले पीएच 7 था, पहले सिर्फ शुद्ध जल था, यानी कि जितने H प्लस उतने OH माइनस। अगर NaCl आ भी गया, Na प्लस Cl माइनस में अगर टूट भी गया, तो Na प्लस नॉन रिएक्टिव है, Cl माइनस भी नॉन रिएक्टिव है, उनको मतलब ही नहीं है किसी से। H प्लस OH माइनस के साथ वो जुड़ेंगे ही नहीं। जब H प्लस OH माइनस में कोई चेंज ही नहीं आया, तो पीएच में भी तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो बताओ इस विलयन का पीएच क्या होगा? इसका क्या होगा? ये दोनों भी तो नॉन रिएक्टिव है, तो इसका भी क्या होगा? 7। बताओ 0.001 मोलर बेरियम क्लोराइड है, क्या होगा? 7। आया क्या समझ? तो ये सबसे जरूरी कंसेप्ट था। अब मुझे बताओ, अपन आते हैं इस क्वेश्चन पर। मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, वो ये थोड़ी बोलेगा कि बेटा बफर का हेड क्वेश्चन सॉल्व करो बफर के फॉर्मूले से। वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें दिमाग लगाना है। तो तुम्हें क्या करना, अब तुम कंफ्यूज हो गए सर कौन से टॉपिक का है ना? कुछ तो सोच रहे होंगे सर इसका फॉर्मूला अलग लगाएंगे, इसका फॉर्मूला अलग लगाएंगे और जोड़ देंगे। ऐसे नहीं करते। आप सोचो विलेन किसका था? विलेन के अंदर पहले सोडियम एसिटेट आया, सोडियम एसिटेट टूटा, सोडियम आयन अलग, एसिटेट आयन अलग, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। यहां से काम का क्या है? एसिटेट। इसी तरह से HCl भी डाला, उससे Cl माइनस मिलेगा, पर क्या वो कुछ काम का है? नहीं है। यानी कि काम के जो आयन है वो कौन है? एसिटेट और H प्लस। तो बताओ एसिटेट कितने मिले? 0.1। और H प्लस भी कितने मिले? 0.8। बताओ एसिटेट रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव? H प्लस भी तो दोनों रिएक्टिव है, तो 0.1 मिलके एसिटिक अम्ल बनाएंगे 0.1 मोल। आपके पास काम का जो विलयन है वो सिर्फ एसिटिक अम्ल का है, और एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, जो हमने ऑसवाल्ड में सीखा था, उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करना है।
को समझ में आया क्या? तो ऐसे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं कंसेप्ट अगर अच्छे से सीखा है तो, वरना रटे रटाए क्वेश्चन तो मैं करवा ही सकता हूं आपको। को समझ में आ रहा है क्या? तो ये 3 पॉइंट लिखवाऊं। रिएक्टिव मतलब क्या हो गया हिंदी में? क्रियाकारी। और नॉन रिएक्टिव मतलब अक्रियाकारी। तो लिखो आप पहला लिखो क्रियाकारी व अक्रियाकारी आयन। अच्छा पहले कंजुगेट की थ्योरी आप लिखो, कंजुगेट क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। पहले तो इसके लिए लिखो आप कंजुगेट थ्योरी। युग्म लिखो, युग्म जिसमें एक H प्लस का अंतर हो, युग्म जिसमें एक H प्लस का अंतर हो, युग्म जिसमें एक H प्लस का अंतर हो, उसे संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। उसे संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। लिख लिया बेटा? अच्छा अब इसको मैं लिखवाऊंगा रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव। ये समझ में तो आया ना क्या होता है? एक दो आयन और पूछ रहा हूं, मुझे बताओ रिएक्टिव होगा कि नॉन रिएक्टिव? बताओ बेटा। Mg+2 Mg+2 रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव? अच्छा बताओ बेटा NO3 माइनस, ये रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव उसको समझ में आएगा जिसको कम से कम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार पता होंगे। क्योंकि प्रबल ही नहीं पता है तो सोचोगे कैसे कि दुर्बल कौन से होते हैं? तो मुझे बताओ 6 दुर्बल अम्ल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4। कितने दुर्बल क्षार, सॉरी प्रबल क्षार कितने? 5। कौन कौन से? NaOH, KOH, RbOH, CSOH और BaOH होल ट्वाइस। क्लियर है बेटा? तो इनके अलावा सारे क्या होंगे? वीक होंगे, दुर्बल होंगे। ठीक है, तो NH4 प्लस क्या है बेटा? रिएक्टिव है ना? Mg+2 अगर मैंने पूछा तो रिएक्टिव है। अब इसके और एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक है, 2 एग्जांपल और मैं लिख रहा हूं। अच्छा पहले तो इसमें अपन वो डिस्कस करने वाले थे कि इसमें एक प्रबल होता है तो दूसरा दुर्बल होता है। ठीक है, उसके लिए अपन ने अचानक से रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव शुरू कर दिया था। सुनो ध्यान से वापस से। अभी हम क्या सीखे? अभी हम सीखेंगे संयुग्मी पेयर कौन सा होता है, कंजुगेट पेयर कौन सा होता है, जिसमें एक H प्लस का अंतर होता है। H प्लस को छोड़ के बचे हुए 2 पार्टिकल कंजुगेट पेयर। उनमें से एक एसिड आ रहा था तो दूसरा बेस। अब इसमें एक स्ट्रांग होता है तो दूसरा वीक होता है, एक प्रबल होता है तो दूसरा दुर्बल होता है। अब सुनो वापस से ध्यान से, अलग तरीके से बताता हूं मैं। प्रबल और दुर्बल तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें पता है कि जिसका अल्फा 100% होता है वो प्रबल, और जिसका अल्फा 100% से कम होता है वो दुर्बल। मैं इससे अच्छी डेफिनेशन बताता हूं। जो अपना काम अच्छे से करेगा वो प्रबल या स्ट्रांग, और जो अपना काम अच्छे से नहीं करेगा वो दुर्बल यानी कि वीक। अगर तुम पढ़ाई अच्छे से करोगे तो पढ़ने में स्ट्रांग बनोगे, और पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो पढ़ने में वीक। किसी का पैसे कमाने का काम है, अगर वो अच्छे से पैसा कमाएगा तो फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेगा, और अगर अच्छे से पैसे नहीं कमाएगा तो फाइनेंशियली वीक बनेगा। तो जो अपना काम अच्छे से करेगा वो स्ट्रांग, जो नहीं करेगा वो वीक। तो हम जो अल्फा के बेसिस पर जो हम बात किए थे कि ये स्ट्रांग होते हैं वीक होते हैं, वो किसके बेसिस पर था? अल्फा के बेसिस पर, है ना? अल्फा मतलब टूटने के बेसिस पर। जो अच्छे से टूटेगा वो स्ट्रांग, जो अच्छे से नहीं टूटेगा वो वीक। तो उनका काम हमने तोड़ने का बता दिया था। यस और नो? अब यहां पर आ जाओ बेटा। अब यहां पर प्रबल दुर्बल का मतलब क्या है? हमने कंसेप्ट वही सीख लिया कि जो अपना काम अच्छे से करेगा वो स्ट्रांग, जो नहीं करेगा वो वीक। तो पहले तो मुझे पता H प्लस देने वाला क्या होता है? एसिड या बेस? तो H प्लस लेने वाला। तो मुझे बताओ ये HCl एसिड की तरह ही काम कर रहा है ना? तुमने इसको एसिड इसलिए बोला क्योंकि H प्लस देगा। तो बताओ ये H प्लस अच्छे से देगा कि नहीं देगा? क्योंकि अल्फा इसका 100% होता है। अगर ये अपना काम अच्छे से कर रहा है तो ये क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्या समझ में आया? अब मुझे बताओ Cl माइनस को तुमने बेस बोला, किस बेसिस पर? H प्लस देने के बेसिस पर या लेने के? पर बताओ क्या सच में H प्लस लेगा क्या? ये तो नॉन रिएक्टिव है ना? तो ये अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो ये कैसा हो गया? दुर्बल हो गया, यानी कि वीक हो गया। यानी कि कंजुगेट की थ्योरी में हमने ये सीखा कि एक एसिड था तो दूसरा बेस, एक स्ट्रांग तो दूसरा वीक। फिर से बताओ बेटा, इसको तुमने एसिड बोला क्यों? H प्लस देने के बेसिस पर क्या सच में H प्लस ज्यादा देना चाहता है क्या?
ये अपना काम अच्छे से नहीं करना चाहता, यानी क्या हो गया, वीक। अब बताओ, तुमने इसको बेस बोला H प्लस लेने के बेसिस पर, बताओ कि H प्लस लेना चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है, रिएक्टिव है, अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। कुछ आया क्या समझ? यानी कि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हमें समझ में आ गया कि अगर कंजुगेट पेयर तुमने पकड़ लिया तो एक एसिड है तो दूसरा, अरे भाई बोलो, एक स्ट्रॉन्ग तो दूसरा। अब इसमें दो एग्जाम्पल और मैं लिख रहा हूं। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा बेटा NaOH, एक एग्जाम्पल क्या लिखा, NaOH। ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइन। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा NH4OH, NH4OH टूटेगा कैसे, NH4 प्लस और OH माइन। अब सुनो ध्यान से, आपने हो सकता है परिभाषा ऐसी लिखी हो, मुझे नहीं पता पिछले साल कैसे कहां से कैसे क्या पढ़े थे, मगर इसकी परिभाषा ज्यादातर जगह पर लिखी हुई होती है जिसमें एक H प्लस व OH माइनस का अंतर हो, यह लिखी होती है परिभाषा कि संयुग्मी युग्म क्या होते हैं जिसमें एक H प्लस या OH माइनस का अंतर हो, मगर एक्चुअल में डेफिनेशन ये नहीं होती है, डेफिनेशन सिर्फ H प्लस के लिए होती है। आपसे अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया कि संयुग्मी युग्म क्या होता है जिसमें H प्लस व OH माइनस का अंतर हो, तो गलत है। होना क्या चाहिए, सिर्फ H प्लस होना चाहिए। एनसीईआरटी में भी सिर्फ H प्लस लिखा है, तो फिर OH माइनस का नाम कहां से आना शुरू हो गया, OH माइनस में जुगाड़ लगता है। अगर आपके पास ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे एसिड में H प्लस से आंसर कर रहे हैं ना, तो बेस में OH माइनस का अंतर देखना शुरू कर देते हैं, पर एक्चुअल में डेफिनेशन में OH माइनस नहीं आता। तो फिर डाउट ये आता है, फिर OH माइनस बोलते क्यों है, जब आता नहीं है तो बताते क्यों है कि OH माइनस का अंतर देख लो। अगर लिखवाया तो ऐसा तो नहीं है गलत लिखवाया होगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गलत है, मगर जुगाड़ के अकॉर्डिंग गलत नहीं है वो। क्यों भाई, यहां पर OH माइनस का अंतर क्यों नहीं देखना चाहिए टेक्निकली। एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं NaOH की बात करूं, NaOH एक्चुअल में जब अपन संयुग्मी की तरह बात करें तो ये H प्लस लेगा, अगर ये H प्लस लेगा तो ये निर्माण करेगा NaOH2 पॉजिटिव का, एक H और आ जाएगा इसके साथ, तो क्या बनाएगा, NaOH2 पॉजिटिव। पर ये स्टेबल नहीं होता, अगर ये स्टेबल नहीं होता तो यहां से फॉर्मेशन होता है Na प्लस का और H2O अलग बन जाता है। तो वैसे अगर हम देखें कि इसका संयुग्मी कौन है तो इसका संयुग्मी ये बोलना चाहिए, पर क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता तो जैसे ही ये बनता है वैसे फटाफट से टूट भी जाता है और ये दे देता है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम संयुग्मी जो है हम इसको बताना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। तो फिर जुगाड़ की तरह अगर अपन देखें तो वैसे एक्चुअल में तुमने H प्लस ही जोड़ा था, अगर जुगाड़ की तरह देखें तो यहां पर अंतर किसका आ गया, OH माइनस का। तो मैं दो पॉइंट आपको बोल रहा हूं, ध्यान रखना। अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले कि संयुग्मी युग्म कौन सा होता है तो सिर्फ H प्लस देखना है, और अगर आपको ऐसे देखना है कि भाई इसका संयुग्मी कौन होगा तो जुगाड़ की तरह आप OH माइनस भी देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल में H प्लस का अंतर देखोगे और ऐसे वाले एग्जाम्पल में, तो बताओ यहां पर संयुग्मी युग्म कौन सा होगा, कौन सा होगा, NaOH और Na प्लस। अगले में कौन सा होगा, NH4OH और, क्या ये समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ OH माइनस देने वाला क्या होता है, अम्ल या क्षार, तो फिर OH माइनस लेने वाला, तो बताओ इसने क्या किया, अम्ल की तरह काम किया है, क्षार की तरह, बेस की तरह काम किया, तो फिर ये किसकी तरह करेगा, अब बताओ ये किसकी तरह, बेस, तो ये, अब बताओ ये स्ट्रॉन्ग या वीक, तो फिर ये क्या होगा, बताओ ये क्या, तो फिर ये क्या, कुछ आया क्या समझ? अब बताओ ये सब हटा रहा हूं मैं दोबारा से, आपको आंसर करना है, दोबारा से बताओ। ये अंडरलाइन तो कर दिया मैंने, आपको तो सिर्फ एसिड और बेस बताना है, स्ट्रॉन्ग और वीक बताना है, बता दोगे क्या भाई? सबसे पहले आप एसिड और बेस बताओगे, स्ट्रॉन्ग पूछ ही नहीं रहा हूं। अब स्ट्रॉन्ग और वीक, क्लियर है क्या? लिखो एग्जाम्पल। रट लिया, सिखाया नहीं क्या अभी? सिखाने पर भी रटना बोलते तो रटवाऊं, रट लिया। कैसा बेशरम आदमी है, मतलब 15 मिनट से 20 मिनट से पूरा अच्छे से फील करवाया, फिर सिखाया, फिर बता भी दिया, और फिर कह रहा है रट लिया। तो बायो में क्या करते हो तुम, सीखते हो? ज्यादातर तो रटते ही हो, नाम है तो रटना ही पड़ेगा।
कुछ छोरे सुधरते नहीं है, मतलब है। अभी सिखाने वाला पूछूंगा ना कि बेटा ये तो सिखाया था मैंने, ये बता दे तू, तो वो याद नहीं होगा। अब रटवाना चालू करूंगा मैं तुम्हें। अभी टाइम ज्यादा लग रहा है सिखाने के चक्कर में। जैसे सब सीख रहे हैं वैसे सीखो फिर। मस्का मत लगाओ अब तुम। हाँ बेटा, ये HCN वाले में यहां पर ये वीक है, ये स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग बेस। ये मिटा दूं क्या ये वाला एग्जांपल? ये तो समझाने के लिए था केवल, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, अब जैसे अगर मान लो मैंने लिखा H2SO4 और SO4-2, तो ये संयुग्मी नहीं है। अगर मैं H2SO4 और HSO4- लिखता तो ये संयुग्मी है। अगर मैं HSO4- और SO4-2 लिखता तो भी संयुग्मी है। अगर H2CO3 और CO3-2 लिखता तो है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि कितने का अंतर आ गया? 2 का। कितने का होना चाहिए? 1 का। लिख लिया क्या बेटा? अब लिखो क्रियाकारी व अक्रियाकारी आयन। क्रियाकारी व अक्रियाकारी आयन। क्रियाकारी व अक्रियाकारी आयन। लिख लिया? फर्स्ट पॉइंट लिखो, H+ व OH-, H+ व OH- क्रियाशील आयन होते हैं। H+ व OH- क्रियाशील आयन होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से H+ व OH- के अतिरिक्त मिलने वाले आयन अक्रियाशील होते हैं। लिख लिया? तीसरा पॉइंट लिखो, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से मिलने वाले आयन, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से मिलने वाले आयन क्रियाशील होते हैं। लिख लिया बेटा? अब इसके कुछ 2-5 एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव मैंने लिखा हुआ है, और यहां पर मैं आयंस लिख रहा हूं आपके सामने कुछ। ये कुछ आयंस मैंने लिखे हैं।
आपको बताना है इनमें से कौन रिएक्टिव होगा और कौन नॉन रिएक्टिव होगा। तो बताओ, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रिएक्टिव, अगला, अगला, अगला नॉन रिएक्टिव। कुछ आया क्या समझ? अब इसमें अगला क्वेश्चन जो पूछता है वो ऐसा पूछता है जो इंपॉर्टेंट है और जिसमें कंफ्यूजन होता है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लो। आपको कोई भी एक पार्टिकल दे देगा, मान लो आपको HCO3 माइनस दे दिया, और आपसे पूछेगा कि इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा या फिर इसका संयुग्मी क्षार क्या होगा, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा या फिर इसका कंजुगेट बेस क्या होगा। इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि सर इसमें उल्टा आंसर कर देते हैं कई बार। इसको सुनो, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, जैसे बोल रहा हूं वैसे याद कर लो, कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, पहली चीज, ये Ca का मतलब है कंजुगेट एसिड, Cb का मतलब है कंजुगेट बेस, यानी कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। HCO3 माइनस के कंजुगेट जो होंगे वो या तो H प्लस बढ़ के वाले होंगे या फिर H प्लस कम होके वाले होंगे, यानी कि ये या तो H2CO3 होगा या फिर CO3 माइनस 2 होगा। इन दोनों को हमें सही सही जगह पर लिखना है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अब क्या कह रहा हूं वो सुनो ध्यान से। मुझे ये बताओ कि इसका कंजुगेट क्या है? एसिड है। हमने यहां से क्या सीखा कि जो कंजुगेट होते हैं उसमें एक एसिड होता है तो दूसरा, अगर इसका कंजुगेट बेस है तो वो खुद क्या होगा? एसिड होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताओ इसका कंजुगेट क्या है? देखो, एक रिस्पॉन्स करके पढ़ो। इसका कंजुगेट क्या? एसिड, तो ये खुद क्या होगा? तो आपको हमेशा ऐसे खुद का नेचर पता करना है। और मुझे बताओ, अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो H प्लस देगा कि लेगा? तो लेने के बाद क्या बनाएगा? अब बोल क्या रहा हूं वो सुनो ध्यान से। आप हमेशा खुद का नेचर पता कर लो, खुद का नेचर शो करने के बाद जो मिलेगा वो आंसर होगा। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, खुद का नेचर शो करने के बाद, दर्शाने के बाद जो मिलेगा वो आंसर होगा। अगर मान लो आपको पता लग गया कि एसिड की तरह काम कर रहा है, तो एसिड की तरह काम करवाने के बाद जो मिलेगा वो आंसर होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है कि बेस की तरह काम कर रहा है, तो बेस की तरह काम करने के बाद जो मिलेगा वो आंसर होगा। मैं 2-3 एग्जांपल लूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा इससे। अब मुझे बताओ बेटा, इसका कंजुगेट क्या है? तो ये खुद क्या होगा? तो काम करवा दो, एसिड की तरह शो करवाओ उसका नेचर, तो H प्लस देगा, तो क्या बनाएगा? CO3 माइनस 2। फिर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 2-3 एग्जाम्पल लिखूंगा जब तक तुम्हें क्लियर नहीं होगा। फिर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा बेटा HC2O4 माइनस, ठीक है, और मैं इसका कंजुगेट बेस और इसका कंजुगेट एसिड पूछ रहा हूं। फिर से ध्यान से सुनो, क्या कह रहा हूं कि खुद का नेचर शो करने के बाद जो मिलेगा वो आंसर होगा। तो मुझे बताओ, इसका कंजुगेट बेस है ना, तो ये खुद क्या होगा? तो नेचर पता लग गया, वो एसिड वाला नेचर शो करवा दो। तो एसिड वाला नेचर मतलब H प्लस देने के बाद जो मिलेगा वो आंसर होगा। तो C2O4 माइनस 2। कुछ आया क्या समझ? फिर से सोचो, इसका कंजुगेट क्या है? तो ये खुद, तो वो खुद का नेचर बेस है, पता लग गया। अब वो नेचर शो करवाओ। तो बेस वाला नेचर इसमें क्या होगा? H प्लस देना या लेना? तो वो नेचर शो करवा दो, तो ये बनेगा H2C2O4। अब एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, आप बताना क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अब मैंने लिखा लेट सपोज HPO4 माइनस 2, ठीक है। अब इसका कंजुगेट एसिड और इसका कंजुगेट बेस, बोलना नहीं है, हाथ ऊपर करो, कौन कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करो, कौन कौन बता सकता है? अब बताओ, इसका बताओ, ये कंजुगेट एसिड क्या होगा बताओ?
H3PO4, H2PO4 माइनस, कंजुगेट बेस बताओ, PO4, कुछ आया क्या समझ? एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, फिर से सोच के बताओ। अगर मैंने लिखा HSO4 माइनस, इसका कंजुगेट बेस और इसका कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस क्या होगा? SO4 माइनस 2 H2SO4। कुछ समझ में आया क्या? तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं आपके सामने, और इसके अलावा दूसरे टाइप के एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, ठीक है? तो मैं क्या बोला यहां पर, लाइन देखो, यहाँ सब जगह मैंने कुछ कुछ एकदम टैग लाइन बोली है आपको, अगर उसको ध्यान से सुनोगे तो सब क्लियर है। मैंने प्रबल और दुर्बल के लिए क्या बोला था कि जो अपना काम अच्छे से करेगा वो स्ट्रांग, वरना वीक। यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पर बोल रहा हूं कि खुद का नेचर शो करने पर जो मिलेगा वो आंसर। क्या बोला? खुद का नेचर शो करने पर जो मिलेगा वो आंसर। इसका कंजुगेट एसिड तो खुद क्या हो गया? बेस। तो बेस वाले नेचर, खुद का नेचर शो करने पर जो मिलेगा वो आंसर। अब इसका एक एग्जांपल थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसको देखो आप। अब मैंने लिखा CaOH पॉजिटिव, ठीक है? अब यहां पर इसका वापस से मैंने वही पूछ लिया, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, और मैंने पूछ लिया इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा। अब पहले तो इसको ध्यान से समझो बेटा। इन एग्जाम्पल में आपको समझ में आ रहा है कि H+ का अंतर देखना है, तो यहां पर किसका अंतर देखोगे? अब मुझे बताओ OH देने वाला क्या होगा, तो फिर OH लेने वाला। तो ये आपको क्लियर रखनी है दिमाग में बात। अब मुझे बताओ कि इसका कंजुगेट बेस है ना, तो ये खुद, तो बताओ OH देगा कि लेगा? तो वो लेने के बाद जो मिलेगा वो आंसर। यानी क्या मिलना चाहिए बेटा? CaOH होल ट्वाइस। आया क्या समझ? फिर से सोचो बेटा, इसका कंजुगेट एसिड है तो ये खुद, तो बेस वाला नेचर क्या होगा? OH देना या लेना? देना। तो देने के बाद क्या मिलेगा? Ca+2। कुछ आया क्या समझ? एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, फिर से सोचना क्या होना चाहिए। अब मैंने लिखा बेटा AlOH और चार्ज +2 आ रहा है, आपको बताना है इसका कंजुगेट एसिड और इसका कंजुगेट बेस। ये किस किस को समझ में आ गया क्या होगा? तो ये होगा बेटा Al+3। गलत लिखा है क्या? सही है ना? ये खुद बेस होगा, और बेस मतलब OH देगा, तो देने के बाद यही तो मिलेगा। तो फिर ये क्या होगा? AlOH होल ट्वाइस, और चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। लिख लो एग्जाम्पल। तो अभी तक हमने 3 तरह की चीजें सीखी है। पहले तो हमने थ्योरी सीखी कि कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म का मतलब क्या होता है। फिर हमने इसमें रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव आयन पता करना सीखा। तीसरा हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। इसमें नेक्स्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो कैसे बनेंगे वो भी अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो आप। इसमें एक रिलेशन आता है Ka × Kb = Kw, जो कंफ्यूज करेगा आपको आगे के क्वेश्चंस में, ऑस्टवर्ल्ड में, हाइड्रोलिसिस में, बफर में, किसी से भी। पहले तो बताओ ये एग्जांपल क्लियर हो गया? मॉड्यूल आयो, मॉड्यूल के क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड।
निकालो मॉड्यूल निकालो। पेज नंबर 159 निकालो, पेज नंबर 159। निकाल लिया? पेज नंबर 159 निकाल लिया बेटा? बिगनर बॉक्स 2 है उस पे। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा है आपसे, किसका जल अपघटन नहीं होता? किसका जल अपघटन नहीं होता? किसका अपघटन नहीं होगा? रिएक्टिव का या नॉन रिएक्टिव का? तो बताओ, चारों आयन रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव? तो आंसर कौन सा होना चाहिए? क्लियर है क्या? अब बताओ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के देखो। मतलब टॉपिक नहीं पढ़ा है अपन ने अभी तक, मगर उसके क्वेश्चंस कर पा रहे हैं अभी अपन। हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। किस लवण का जल अपघटन नहीं होता जिसमें एक भी रिएक्टिव आयन नहीं होगा? बेटा पहले वाले में Cn माइनस रिएक्टिव है, मगर दूसरे वाले में एक भी आयन रिएक्टिव नहीं है, तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। आया क्या समझ? क्लियर है क्या? अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 184 निकालो। वन 184 में क्वेश्चन नंबर 114। O-2 का संयुग्मी अम्ल, यानी कि वो खुद क्या है? क्षार है। तो बताओ H प्लस देगा कि लेगा? तो लेने के बाद क्या मिलेगा? आया क्या समझ? अब 119 देखो। संयुग्मी क्षार बोला है, यानी कि वो खुद क्या होगा? अरे वो खुद क्या होगा? तो बताओ एसिड की तरह काम करेगा तो H प्लस देगा कि लेगा? तो देने के बाद एक H कम मिलने चाहिए। तो देखो एक H कम किस में मिल रहा है? नहीं, आंसर हो गया। आया क्या समझ? इसका यही तो पूछा ना, इसका संयुग्मी क्षार क्या है? तो वो खुद अम्ल। यही तो पढ़ रहे हैं अपन कि खुद का नेचर शो करने पर जो मिलेगा। अब इसके बाद देखो 120 में 120 देखो 120। हाइड्राजोइक का मतलब लिख लो N3H। हाइड्राजोइक अम्ल का मतलब होता है N3H। ये हाइड्राजोइक अम्ल होता है। आंसर क्या होगा बताओ? सेकंड होगा। किस किस को समझ में आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हैं अपन। आगे बढ़े। अब इसमें अपन कैलकुलेटिव पार्ट पर आते हैं। अब इधर देखो, अगर मान लो मैंने एक अम्ल लिखा CH3COOH। अब इधर देखो बेटा वापस से, अब जहां गलती कर सकते हो वाला पार्ट समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझो आप। मैंने एक अम्ल लिया बेटा, बात बंद कर दो। इधर देखो, ये CH3COO माइनस प्लस साथ में लिखा मैंने H प्लस, ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए मैं K का मान अगर लिखूंगा तो K का मान आपके पास आएगा CH3COO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा आपके पास CH3COOH। ये हमारे पास में K का मान है। एसिटेट आयन जो है ये भी रिएक्टिव है।
अगर इस एसिटेट आयन को पानी के साथ अलग से मैं दोबारा लिखूं, तो अगर ये पानी से रिएक्ट करेगा तो एसिटेट को उसके काम का H+ आयन लगेगा, पानी से वो H+ आयन लेगा, पानी से H+ आयन लेने के बाद ये एसिटिक अम्ल बनाएगा। पानी अगर अपने H+ आयन दे देगा तो पानी के पास क्या बचेगा, OH-, तो यहां पर साइड में क्या लिखना चाहिए, OH-। बेटा इस रिएक्शन का अगर मैं K लिखूंगा तो ये कहलाएगा बेटा CH3COOH इनटू OH- डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा आपके पास CH3COO-। अब वैसे लिखने में हमें पानी भी लिखना चाहिए, मगर हम पानी को नहीं लिखेंगे। यहां पर पानी हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो सॉल्वेंट क्या है, पानी है। सॉल्वेंट हमारा जो है वो क्या है, पानी है। और जो सॉल्वेंट होता है वो वैसे ही एक्सेस में होता है, और जो भी एक्सेस में होता है उसका हम एक्टिव मास नहीं लिखते। आप काइनेटिक्स के अंदर याद करो ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती थी ना, वो लगती सेकंड ऑर्डर थी मगर होती क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि जल वहां पर एक्सेस में था। आप ऐसे सोचो, उसको क्यों 1 लिखेंगे अपन, वो समझा रहा हूं। आप ऐसे सोचो कि मान लो ये एक्सेस में, तो मान लो इसके 1000 मोल है, ये एक्सेस में नहीं है तो मान लो इसका 1 मोल है। अब इसमें से मान लो 0.1 गया तो इसमें से भी 0.1 जाएगा, मगर इसके 0.1 जाने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका अमाउंट कैसा होगा, कांस्टेंट। जब मैंने आपको सिखाया था कि एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान किस किस का 1 मानते हैं, तो हमने ऐसे सीखा था कि जो कांस्टेंट होता है उसको 1 मानते हैं। तो अगर यहां पर जल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करके नजर क्या आएगा, 1, यानी कि यहां पर हमें जल को नहीं लिखना चाहिए। अब ये भी के है, ये भी के है, मगर दोनों के का मान सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि अभिक्रिया अलग अलग है। ऊपर प्रोडक्ट अलग है, यहां पर अलग है। इस अभिक्रिया के अंदर इसने क्या किया, अम्ल की तरह काम किया। किसी भी रिएक्शन का के ए कहलाएगा, के बी कहलाएगा, के एच कहलाएगा, वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट किसकी तरह काम कर रहा है। रिएक्टेंट ने एसिड की तरह काम किया तो इसका के ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, के ए। इस रिएक्टेंट ने H+ लिया, बेस की तरह काम किया, तो इसका के क्या कहलाएगा, के बी कहलाएगा। समझ में आ गई बात। अगर मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूंगा तो देखो एसिटेट से एसिटेट कैंसिल होगा, है ना। रिएक्टेंट एक साथ जोड़ेंगे, प्रोडक्ट एक साथ जोड़ेंगे, तो एसिटेट से एसिटेट कैंसिल होगा, एसिटिक से एसिटिक कैंसिल होगा। ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा। या फिर हमने ये भी सीखा है कि जब हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उनके के आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो मुझे लिखना चाहिए के ए इंटू के बी। जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एसिटेट यहां पर नीचे है, एसिटेट यहां पर ऊपर है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से एसिटिक यहां पर ऊपर है, एसिटिक यहां पर नीचे है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और सिर्फ क्या बचेगा, H+ ऊपर और OH- ऊपर। अबे नीचे थोड़ी ऊपर है, ऐसा थोड़ी है, एक ऊपर और एक नीचे है, दोनों ही तो ऊपर है। फ्लो में, हाँ सर। H+ इंटू OH- क्या होता है, KW होता है, यानी के ए इंटू के बी का मान किसके बराबर आ गया, KW। अगर दोनों तरफ माइनस लॉग ले लोगे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पी के ए प्लस पी के बी किसके बराबर, पी के डब्ल्यू के बराबर। अब इस रिलेशन को यूज करना कहां पर है, वो सुनो ध्यान से। ये जो के ए इंटू के बी आया, ये मुझे बताओ कि मैं बोल सकता हूं एसिटिक और एसिटेट आपस में संयुग्मी है, यानी कि के ए और के बी किस किस के हैं, आपस में जो संयुग्मी है उनके हैं। ऐसे मत सोचना कि NH4OH का तो के बी और HCN का के ए, कोई लेना देना ही नहीं है। किसी का भी के बी, किसी का भी के ए, हमेशा मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। के ए और के बी किस किस के हैं, ये जो आपस में संयुग्मी है, यानी किस किस के लिए, HCN और CN- के लिए लिख सकते हो, एसिटिक और एसिटेट के लिए लिख सकते हो, अमोनियम और NH4OH के लिए लिख सकते हो, जो आपस में क्या है, कंजुगेट है। कुछ समझ में आया क्या, यस और नो। अब मुझे बताओ, अगर किसी रिएक्शन में के लिखा था CN- का, क्या लिखा था, के लिखा था CN- का, बताओ बेटा ये के क्या होगा, बेटा आप बताओ, ये CN- का के क्या होगा। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये जो CN- का के है, बताओ ये क्या कहलाएगा, के ए कहलाएगा या के बी। ये CN-H+ देगा कि लेगा, किसकी तरह काम करेगा, तो उसका के क्या कहलाएगा, के या के बी, के बी कहलाएगा। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन में वो बोलेगा नहीं कि के बी है, आपको पार्टिकल को देख के खुद समझ में आना चाहिए कि वो के है या फिर के बी है। अगर मुझे बताओ, अगर उसने NH4+ का के दे दिया आपको, NH4+ का के दे दिया, तो बताओ ये के दिया या फिर के बी दिया, क्या दिया, क्योंकि NH4+ OH- लेगा तो एसिड की तरह काम करेगा, तो के दिया। अब इसका करना क्या है सर,
अब वो कंफ्यूज करेगा आपको। कैसे? अब ऑसवर्ल्ड के क्वेश्चन में देखो आप, अब ऑसवर्ल्ड के अंदर मान लो कि आपको HCN दे दिया है ना, आपसे पूछ लिया पीएच बताओ, और आपको दे दिया कि CN माइनस का जो K है वो आपको दे दिया इतना है, ठीक है। हमारी आदत क्या होती है कि जो डाटा दिया जाता है सीधे हम उसको यूज कर लेते हैं। आप सोचोगे कि वीक एसिड है, पीएच पूछा है, फॉर्मूला लगाओगे हाफ PKA माइनस हाफ log C, ये फॉर्मूला लगाना शुरू कर दोगे, हाफ PKA माइनस हाफ log C। मैक्सिमम स्टूडेंट दिमाग ही नहीं लगाएंगे कि अच्छा सर इसको चेंज भी करना था क्या। मुझे बताओ क्या ये K दिया है तो क्या सीधे यूज करोगे? आपको दिमाग लगाना है कि ये जो K दिया था ये कौन सा था, K था या K भी था। पर हमें क्या चाहिए होता है, यानी कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इस KB से आपको K निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकलेगा यहां से। को समझ में आया क्या? तो ऐसे सिली मिस्टेक्स वो करवाएगा और हम करने वाले हैं जो ध्यान से नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को। बात समझ में आ रही है क्या? अब मान लो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था NH4OH का, मगर उसने K आपको NH4 प्लस का दिया है, हमें तो PK भी चाहिए था भाई, पर उसने जो K दिया है वो K दिया या KB, पर हमें क्या चाहिए था, तो आपको यहां से लाना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो आपको ये दो स्टेप्स नहीं लिखने हैं, आपको सीधे ये रिलेशन लिखना है। पर ये सिर्फ किसके लिए होगा? संयुग्मी युग्म के लिए, कंजुगेट पेयर के लिए। लिखो लिखो लिखो। ये नहीं लिखना है बेटा, आप सीधे इसको लिखो ना। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको अगर दूं, अच्छा KW का मान क्या होता है? KW थोड़ी देगा वो, क्या होता है 10 की घात माइनस 14, और PKW कौन से ताप पर? 90 पर कितना हो जाएगा? लिख लिया? अब दो क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, वो लिखो। दो स्टेप लिखने थे केवल आपको। अच्छा ये कर लिया सॉल्व? कितना आएगा? 10 की घात माइनस 9। कैसे आएगा? क्योंकि KW अपॉन ये KA आ जाएगा, तो KW यानी कि 10 की घात माइनस 14 अपॉन 10 की घात माइनस 5, ये आ गया 10 की घात माइनस 9। क्वेश्चन लिखो अब। 10 की घात माइनस 3 मोलर 10 की घात माइनस 3 मोलर HCN, 10 की घात माइनस 3 मोलर HCN विलयन
के लिए पीएच ज्ञात कीजिए यदि Cn माइनस के लिए K का मान 10⁻⁸ है। लिख लिया बेटा? इसके लिए जगह छोड़ो, एक क्वेश्चन और लिखो। 0.01 मोलर 0.01 मोलर NH4OH के जलीय विलयन के लिए OH माइनस सांद्रता ज्ञात कीजिए यदि, ये रिलेशन लिखो, यदि pKa NH4 प्लस बराबर 9.3 है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।